बेटा अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो एरिया था वो एक फ्लैट एरिया था, एक सीधा एरिया था। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि अगर हम एक चार्ज को एक स्फीयर के अंदर बंद कर दें तो जाहिर सी बात है उस चार्ज में से फील्ड लाइंस इमिट करेंगी और फिर वो फील्ड लाइंस उस स्फीयर में से पास करेंगी और जितनी फील्ड लाइंस उस स्फीयर में से पास करेंगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस आर्टिकल में हमें यह समझना है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और इस पॉजिटिव चार्ज को हम बंद कर दें एक स्फीयर में, किसमें बंद करें? एक स्फीयर में, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? आर्टिकल समझ रहे हैं कि हम एक चार्ज को एक स्फीयर के अंदर बंद कर देंगे और फिर हम यह देखना चाहेंगे कि उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स बनता है। लेकिन इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है वो है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। लेकिन बेटा ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सिर्फ वैलिड होता है फ्लैट सरफेसेस के लिए। किसके लिए? फ्लैट सरफेस के लिए, यानी वो जो एरिया होगा वो बिल्कुल सीधा एरिया होगा। लेकिन अभी जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं इसमें फ्लैट सरफेस नहीं है, ये तो एक स्फीयर है। तो अब हमें क्या करना होगा? इस फार्मूले में थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, इस फार्मूला में थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी और फिर हमें यह फाइंड करना होगा कि वो जो चार्ज हमने इंक्लोज किया है इस सरफेस में इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? यह है फ्लक्स का जनरल फार्मूला और यह फार्मूला वैलिड है किसके लिए? फॉर फ्लैट सरफेसेस। लेकिन अब मैंने क्या किया है? अब मैंने चार्ज को बंद कर दिया स्फीयर में, तो अब मैं क्या करूंगा? ये जो फार्मूला फ्लैट सरफेस का था इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस करूंगा और फिर ये कैलकुलेट करूंगा कि अगर हम एक चार्ज को एक स्फीयर में इंक्लोज कर दें तो फिर इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा। बात समझ रहे मेरी आप? तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि स्फीयर और सर्किल इनमें फर्क क्या है? स्फीयर और सर्किल में क्या फर्क है? जो आप रिंग पहनते हो वो सर्किल है या स्फीयर है? वो सर्किल है। वो क्या है? सर्किल। और जिस गेंद के साथ आप क्रिकेट खेलते हो वो सर्किल है या स्फीयर है? स्फीयर है। तो जो सर्किल होता है वो होता है टू डायमेंशनल, उसका बीच खाली होता है, सर्किल का बीच खाली है। जबकि जो स्फीयर होता है वो पूरा सारी साइड से बंद होता है, लेकिन उसका जो वो बीच वाला हिस्सा है वो भी खाली होता है। तो सर्किल टू डायमेंशनल है जबकि स्फीयर थ्री डायमेंशनल है। अब बात को समझें, ये वो पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज में से कुछ फील्ड लाइन इस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ आएंगी, कुछ इस तरफ जाएंगी, यानी कि चारों तरफ उसके फील्ड लाइंस होंगी। तो अगर मुझे उस चार्ज की फील्ड लाइंस को बंद करना है तो मुझे सर्किल की जरूरत पड़ेगी या स्फीयर की जरूरत पड़ेगी? स्फीयर की। बात आ रही है समझ में? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस चार्ज को जिस चीज के अंदर बंद करना है वो क्या होगा? स्फीयर होगा। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं आपको पहले से बता देता हूं, बाद में भी बताऊंगा कि ये जो फार्मूला मैं डिराइव करने जाऊंगा ये फार्मूला सिर्फ स्फीयर के लिए वैलिड नहीं होगा बल्कि उन सारे सरफेसेस के लिए वैलिड होगा जो क्लोज हो, जो क्या हो? क्लोज हो। तो उन क्लोज सरफेस में से एक सरफेस स्फीयर भी है। इसी वजह से आपके बुक में आर्टिकल स्फीयर के नाम से लिखा गया है। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे? मीडियम पे और चार्ज के अमाउंट पे, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो फार्मूला में डिराइव करने जाऊंगा
वो किसके लिए वैलिड होगा? फॉर अ क्लोज सरफेस। अब ये जो क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस, ये एक स्फेयर हो सकता है। क्लोज सरफेस एक जो है वो क्यूब हो सकता है। क्लोज सरफेस एक सिलेंडर हो सकता है, और इसके अलावा क्लोज सरफेस एक कोन हो सकता है। इनको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। यह है स्फेयर, यह है क्यूब, और यह है सिलेंडर, और यह हो जाएगा कोन। इनको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। तो बात को समझ रहे हैं? तो जो फार्मूला अभी मैं डिराइव करने जाऊंगा वो सिर्फ स्फेयर के लिए नहीं, बल्कि हर 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस के लिए क्या है? वैलिड है। तो अब हम आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। अब ध्यान दें इधर, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ये फील्ड लाइंस हैं। अब हमने क्या किया? इस चार्ज को बंद कर दिया एक स्फेयर में, क्योंकि आर्टिकल के मुताबिक हमें स्फेयर लेना है। आपके बुक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद यह टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब देखें इधर, ये जो फील्ड लाइन जब इस स्फेयर के इस एरिया में से पास करेगी, इस एरिया में से पास करेगी, तो उसे फिर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे स्फेयर को तमाम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भाई चार्ज से सिर्फ एक फील्ड लाइन तो नहीं निकल रही, इस चार्ज में से लाखों फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो उस स्फेयर के लाखों हिस्सों में से गुजर रही हैं। तो फिर हमें उस स्फेयर को उन लाखों हिस्सों में पहले तकसीम करना होगा, फिर उस हर एक हिस्से के लिए फ्लक्स निकालना होगा, फिर उन सारे फ्लक्स को आपस में ऐड करना होगा, फिर फाइनली हमें टोटल फ्लक्स निकालना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भाई एक फील्ड लाइन निकल रही है गैस में से, मैंने समझाने के लिए 6 बनाई हैं, लेकिन इसमें से लाखों फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो फिर उस स्फेयर के लाखों हिस्सों में से पास करेंगी। तो इसी वजह से हमें इस स्फेयर को तमाम छोटे छोटे पैचेस में क्या करना होगा? तकसीम करना होगा। अच्छा, एक दूसरी बात भी सुने, इस स्फेयर को तमाम छोटे से हिस्सों में तकसीम करने का एक दूसरा रीजन भी है। वो ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये वैलिड होता है फ्लैट सरफेस के लिए, लेकिन हमने लिया हुआ है स्फेयर। तो तभी हमने क्या किया? इस स्फेयर को तमाम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इस स्फेयर का ये जो छोटा सा हिस्सा होगा, ये अब बिहेव करेगा एज अ फ्लैट सरफेस। बात समझ रहे हैं मेरी आप? भाई मैंने क्या कहा कि ये फार्मूला किसके लिए? फ्लैट सरफेस के लिए। तो ये फार्मूला मैं स्फेयर पे तो डायरेक्टली नहीं लगा सकता ना, तो तब मैंने क्या किया? इस स्फेयर को तमाम छोटे से हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो फिर ये जो छोटा सा हिस्सा होगा स्फेयर का, वो कैसे बिहेव करेगा? फ्लैट सरफेस की तरह। तो तब मैं उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्फेयर की जो है वो टोटल एरिया कितनी है। हमें फ्लक्स मालूम करना है, तो फ्लक्स में 2 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इस फ्लक्स का एरिया। टोटल एरिया ऑफ स्फेयर। सही बेटा? तो मान ले कि ये वाला इस स्फेयर का ये वाला पेच ले रहा हूं मैं, ये वाला स्मॉल पार्ट, तो इसकी एरिया कहलाएगी डेल्टा A1। ठीक है? अब फिर ये दूसरा हिस्सा मैंने लिया, तो इसकी एरिया कहलाएगी डेल्टा A2। फिर मैंने तीसरा हिस्सा लिया, तो इसकी एरिया कहलाएगी डेल्टा A3,
इसके बाद चौथा हिस्सा डेल्टा ए 4, और फिर ये सो ऑन, और ये हो जाएगा डेल्टा ए एन। बात आ रही है समझ में? अब ये जो छोटा सा हिस्सा एरिया का मैंने लिया है, इसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? अब अगर इस सरफेस एरिया के मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो उस परपेंडिकुलर को जो मैं ड्रा करूंगा उसे हम बोलते हैं वेक्टर एरिया। क्या बोलते हैं? फिलहाल ये जो एरिया मैंने लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि हम जानते हैं कि ये जो चीज है ये वेक्टर एरिया है। तो ये जो छोटे छोटे एरिया मैंने लिए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, तो अगर इन सारे एरियाज पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता जाऊं तो वो फिर इन सरफेस एरिया का क्या होगा? वेक्टर एरिया। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इस हिसाब से इन सरफेसेस के लिए जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा? ऊपर एरो लगा देंगे। एरो का मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर है। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर एरिया की वैल्यू। देखिए, फ्लक्स मालूम करने के लिए हमें पहले दो चीजें मालूम करनी है, एक तो वेक्टर एरिया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो वेक्टर एरिया है, हर वेक्टर एरिया में से ये है सरफेस एरिया। इधर ध्यान दें, मैंने इसके परपेंडिकुलर ये ड्रा किया तो ये हो जाएगा वेक्टर एरिया। अब हर वेक्टर एरिया में से फील्ड लाइन पास करेगी। अब जो फील्ड लाइन इस वेक्टर एरिया में से पास करेगी उसे हम बोलेंगे फ्लक्स। तो हर एक एरिया के लिए हम एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लेंगे। तो इस एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1। बात समझ रहे हैं मेरी? और इस एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2, इसके लिए E3, इसके लिए E4, और फाइनली ये हो जाएगा En। अब ध्यान दे इधर, ये जो चार्ज हमने रखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। अब एक बात आप जानते हैं कि जो स्फेयर होता है, स्फेयर की हर साइड का फासला सेंटर से बराबर होता है। स्फेयर की जो साइड्स हैं उनका फासला सेंटर से क्या होता है? बराबर होता है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है वो है KQ/R², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे। अब देखिए, ये जो हमारा मीडियम है जहां पे हमने चार्ज को रखा हुआ है वो कांस्टेंट है। विद इन कैलकुलेशन हमारा मीडियम चेंज नहीं हो रहा। इसके बाद जो हमने चार्ज बीच में रखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा, यानी ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी? सिर्फ R पे। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो चार्ज का जो फासला है स्फेयर की साइड से वो क्या है? बराबर है। तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि E1 बराबर है E2 के, और E2 बराबर है E3 के, E3 बराबर है E4 के, और E4 बराबर है En के? क्योंकि चार्ज सेंटर में है और जो स्फेयर का हर साइड है उसका फासला चार्ज से बराबर है। तो इसी वजह से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बात आ रही है समझ में? तो मैं लिख सकता हूं बेटा, बात आई समझ में? तो बजाय E1, E2, E3, E4 लिखने के हम क्या लिखेंगे? सिर्फ E लिखेंगे, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम है। अब ये जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं, मैं इन सारी वैल्यूज को पुट करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं क्या लिखूंगा?
और इन सारी एरियाज को मैंने किया है ऐड, इनको मैंने सम किया है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जब हम बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? और समेशन के लिए हम सिंबल लेते हैं सिग्मा का। तो ये सिग्मा यानी कि हमने इन सारी एरियाज को क्या किया है? ऐड किया है। तो बजाय डेल्टा A1 डेल्टा A2 लिखने के मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा A लिख दिया। अब बात को समझे, इधर ध्यान दें। अब अगर मैं इन सारी एरियाज को मिला दूं तो इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा वो स्फेयर। भाई देखे ना, मैंने पहले क्या किया, इस स्फेयर को तमाम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्से को कहा डेल्टा A1, दूसरे को कहा डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन। अब अगर इन सारे हिस्सों को मैं वापस मिला दूं तो इससे क्या बन जाएगा? वो स्फेयर बन जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स वालों को पता होगा कि एक स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर की जो एरिया होती है वो कितनी होती है? 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 4 पाई r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? KQ बाय r स्क्वायर। बात समझ रहे बेटा मेरी आप? अब K किसके बराबर होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बचा? ये बचा Q/r स्क्वायर। और इस तरफ क्या हो गया? ये 4 पाई r स्क्वायर। अब जो सेम वैल्यूज है वो कैंसिल कर दें। 4 पाई में कैंसिल, r स्क्वायर में कैंसिल। और फाइनली हमें जो फ्लक्स मिला एक स्फेयर के लिए वो है Q/ε0। अब देखें, फार्मूले से भी हमें यह पता चल गया कि ये जो फ्लक्स है ये उस स्फेयर की उस क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और दूसरा मीडियम की परमिटिविटी पे। लेकिन अगर आप फ्लक्स का वो वाला फार्मूला देखें तो वो तो मीडियम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा था और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, जबकि ये फार्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और मीडियम की परमिटिविटी पे।